कभी कभी एक शांत और समृद्ध राज्य की नींव में भी ऐसा राज छुपा होता है जो पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। राजा अभयराज अब वृद्ध हो चले थे। पूरा राज्य उनके उत्तराधिकारी के नाम पर चर्चा कर रहा था। तीनों राजकुमार, तीनों वीर, तीनों बुद्धिमान। लेकिन सवाल एक, अगला राजा कौन? राजसभा में सभी एकत्र हुए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज की शाम सिर्फ उत्तराधिकारी के चुनाव की नहीं, बल्कि एक बड़े रहस्य और एक अप्रत्याशित परीक्षा की भी शुरुआत है। पर सवाल ये नहीं था कि कौन राजा बनेगा। सवाल ये था कि किसे राजा बनने के लिए सबसे कठिन बलिदान देना होगा और किसका असली चेहरा उजागर होगा। तीनों राजकुमारों में एक ऐसा था जो तख्त के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और एक ऐसा जो तख्त के लिए अपना हक तक छोड़ सकता था। लेकिन इस चुनाव में जो हुआ उसने पूरे राज्य को हिला दिया। एक तलवार, एक भैंसा और एक असली परीक्षा, जिसमें सिर्फ जीतने वाला ही राजा नहीं बना, बल्कि जो न मारा वो ही राजा कहलाया। जानिए एक ऐसी कहानी जहां भाई ही बना दुश्मन और न्याय की कसौटी पर रखी गई राजा की मर्यादा। अगला राजा कौन? एक निर्णय जो पूरे राज्य का भविष्य तय करेगा। एक थे राजा अभय सिंह, जिनकी 3 संतानें थी। तीनों राजकुमार बड़े हुए और शास्त्र एवं शस्त्र में निपुण हुए। जहां मंझले और छोटे राजकुमार को अपने राजा का पुत्र होने पर घमंड था, तो वहीं सबसे बड़े राजकुमार को अपने विनम्र होने पर पूरी प्रजा का प्यार मिलता था और प्रजा उसे अपने अगले राजा के रूप में देखती थी। राजा अब वृद्ध हो चले थे और अब उन्हें लगने लगा था कि नए राजा का चुनाव कर लेना चाहिए। इसलिए राजा तीनों राजकुमारों को अपनी सभा में बुलाते हैं और नए राजा के चुनाव की बात उन्हें बताते हैं। बच्चों, अब मेरा स्वास्थ्य पहले की तरह नहीं रहा। दिन प्रतिदिन अब मैं कमजोर होता जा रहा हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मरने से पहले नए राजा का चुनाव कर दूं। पिताजी, आपका ये फैसला उचित है और आप जो भी फैसला लेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। आपका दिया फैसला ही सर्वमान्य होगा। बड़े भाई द्वारा ऐसा कहने पर मंझला और छोटा राजकुमार नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सभी लोग बड़े राजकुमार को ज्यादा पसंद करते हैं। महाराज, मैं भले ही बड़े भैया से छोटा हूँ, परंतु उनकी चतुराई से मैं भली भांति अवगत हूँ। वो अपने भोलेपन का दिखावा करके इस राज्य का राजा बनना चाहते हैं, जो मेरे जीते जी असंभव है। बड़े भैया और मंझले भैया, ये कभी ना भूलें कि मैं भले ही छोटा हूँ, परंतु शास्त्र और शस्त्र विद्या में इन दोनों से कहीं अधिक निपुण हूँ। राज्य को चलाने के लिए बाहुबल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है और वो दोनों ही मेरे पास है। तीनों राजकुमार अपनी अपनी दावेदारी घोषित करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तब राजा सभी को शांत करते हैं। सभी शांत हो जाइए। राज्य का नया राजा कौन होगा, इसका निर्णय मैं स्वयं करूंगा। आज शाम को आप सभी राजकुमारों को सभा में पुनः उपस्थित होना होगा। फिर सभी राजकुमार वहां से चले जाते हैं और महाराज बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि राज्य का अगला राजा किसे बनाया जाए। उनके तीनों पुत्र बड़े ही प्रतापी और गुणवान थे। तब महाराज के मंत्री ने सलाह दी, महाराज, क्यों ना राजकुमारों का बुद्धि और बल परीक्षण लिया जाए और उसमें जो उत्तीर्ण हो उसे ही अगला राजा बनाया जाए। अति उत्तम उपाय है। शाम को तीनों राजकुमार फिर से सभा में उपस्थित होते हैं। आप तीनों राजकुमार बल और बुद्धि में एक दूसरे से ज्यादा प्रवीण हैं, इसलिए मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि राज्य का अगला राजा किसे बनाया जाए। इसलिए 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। पहली प्रतियोगिता में आप सभी का शास्त्र परीक्षण होगा, जिसमें आपकी बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी। दूसरी प्रतियोगिता में आपका शस्त्र परीक्षण होगा, जिसमें आपके बल की परीक्षा ली जाएगी। इसलिए कल सुबह शास्त्र
और शस्त्र प्रतियोगिता के आयोजन में आप तीनों शामिल हों। राजा द्वारा ऐसा कहने पर तीनों राजकुमार उनकी बातों से सहमत होते हैं और उनको प्रणाम कर सभा से विदा लेते हैं। अगली सुबह तीनों राजकुमार शास्त्र और शस्त्र प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। यदि राज्य में अकाल पड़े तो शास्त्रों के अनुसार एक राजा को क्या करना चाहिए? महाराज, यदि राज्य में अकाल की स्थिति हो तो राजा को अपनी प्रजा के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और साथ ही जितना संभव हो सके उतना धन और धान्य से मदद करनी चाहिए। बड़े राजकुमार का जवाब सुनकर पूरी प्रजा में उसकी जय जयकार होने लगती है। महाराज, यदि राज्य में अकाल की स्थिति हो तो राजा को पहले स्वयं के लिए धन और धान्य को सुरक्षित करना चाहिए। राजा को स्वयं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात करने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति धन और धान्य की पूर्ति के लिए राजा पर हमला न करे। मंझले राजकुमार के स्वार्थ से भरे जवाब को सुनकर पूरी प्रजा चकित हो जाती है और सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। महाराज, यदि राज्य में अकाल की स्थिति हो तो राजा को अपने प्रियजनों के साथ धन और धान्य को लेकर राज्य को छोड़ देना चाहिए। पुनः जब स्थिति सुधर जाए तो वापस आ जाना चाहिए। छोटे राजकुमार की मूर्खता भरे जवाब को सुनकर सारी प्रजा ठहाके मारकर हंसने लगती है। यदि कोई महिला अपने पुत्र के खोने की शिकायत लेकर आए और वो इसका दोष अपने पड़ोसी पर लगाए तो एक राजा को क्या करना चाहिए? महाराज, सबसे पहले तो उस महिला को ही दंडित करना चाहिए जिसने अपने पुत्र को खोया है। उसने अपने पुत्र को घर से बाहर जाने क्यों दिया? छोटे राजकुमार के बचकाने जवाब को सुनकर पूरी सभा फिर से ठहाके लगाने लगती है। महाराज, सबसे पहले उस महिला की शिकायत पर उसके पड़ोसी को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। उसके हाथों को काट देना चाहिए और आंखों को फोड़ देना चाहिए ताकि वह भविष्य में फिर से ऐसा गुनाह न करे। मंझले राजकुमार का जवाब सुनकर सारी प्रजा एक दूसरे का भय से मुंह ताकने लगती है। महाराज, सबसे पहले महिला की शिकायत पर पड़ोसी की गुप्तचरों से सत्यता की जांच करवानी चाहिए। जब दोष सही साबित हो जाए तभी उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बड़े राजकुमार का जवाब सुनकर सारी प्रजा फिर से जय जयकार करने लगती है। इस प्रकार पहली प्रतियोगिता में बड़े राजकुमार को विजय घोषित कर दिया जाता है। पुनः दूसरी प्रतियोगिता शस्त्र प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता में तीनों राजकुमार एक से बढ़कर एक प्रदर्शन करते हैं और इस प्रतियोगिता का निर्णय निकालना मुश्किल हो जाता है। तब राजा एक तीसरी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। तीनों राजकुमारों के हाथों में तलवार दे दी जाती है और तीनों के सामने एक भैंसे को बांध दिया जाता है। जो भी इस भैंसे की गर्दन को अपने तलवार के एक ही वार के झटके से ही काट देगा वही अगला राजा होगा। ऐसा सुनते ही मंझला राजकुमार अपनी तलवार से एक झटके में ही भैंस की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। छोटा राजकुमार भी ऐसा ही करता है। तब बड़ा राजकुमार ये देखकर अपने हाथ में रखे तलवार को फेंक देता है। महाराज, एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को सुरक्षित रखे, न कि उसका संहार करे। यदि मुझे ऐसा करके अगला राजा बनना हो तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे अगला राजा बनने से वंचित ही क्यों ना होना पड़े। अपने राज्य के जीवों पर दया करना भी राजा का एक धर्म है। बड़े राजकुमार के दयालुता और परोपकार भरे शब्दों को सुनकर सारी प्रजा फिर से जय जयकार करने लगती है। महाराज अपने बड़े पुत्र का जवाब सुनकर अति प्रसन्न होते हैं और उसे अगला राजा घोषित करते हैं। मैं पूरी जिंदगी अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा। बड़ा राजकुमार राजा बनकर बहुत ही खुश हुआ और नीति निर्देशों का पालन करते हुए पूरी प्रजा की देखभाल करने लगा। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। ये सब देखकर मंझले और छोटे राजकुमार को बहुत ईर्ष्या होती थी और उन्होंने बड़े राजकुमार की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा करने की योजना बनाई। देख रहे हो ना छोटे, सिंहासन के असली हकदार तो हम दोनों हैं। क्यों ना बड़े भाई की हत्या करके हम दोनों ही राज्य का आपस में बंटवारा कर लें।
ये विचार तो मेरे मन में भी कई बार आया। ये सच है कि हम दोनों ही बड़े भैया से बल और बुद्धि में कहीं अधिक तेज हैं। महाराज ने प्रतियोगिता कराकर छल से उन्हें विजयी घोषित किया है। हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्यों ना आज की रात बड़े भैया की आखिरी रात बना दी जाए। कहो कैसा लगा विचार? ये बहुत अच्छा विचार है। आज की रात बड़े भैया यानी महाराज की आखिरी रात होगी। ऐसी योजना बनाकर दोनों राजकुमार रात के अंधेरे में चुपके से महाराज के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और बिस्तर पर महाराज को सोता देख तलवार से एक के बाद एक कई वार कर देते हैं। तभी कमरे में रोशनी की जाती है और जिसे वो महाराज समझकर हमला कर रहे थे वहां बस तकिया रखा हुआ था। महाराज अपने सिपाहियों को इन दोनों को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। अगली सुबह उन्हें जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने लाया जाता है। मुझे तुम दोनों पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने तुम दोनों के पीछे अपने गुप्तचर लगा दिए थे। तुम दोनों सिंहासन पाने की लालच में इतने अंधे हो गए कि अपने बड़े भाई की हत्या तक करने की ठान ली। तुम दोनों ही दोषी हो और भाई कहलाने के लायक नहीं। तुम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड की सजा सुनते ही दोनों भाई क्षमा की भीख मांगने लगते हैं और भविष्य में ऐसा कभी न करने का प्रण लेते हैं। मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूँ और एक बेहतर इंसान बनने का मौका देता हूँ। ऐसा कहकर महाराज मंझले भाई को अपनी मंत्री और छोटे भाई को अपना सेनापति नियुक्त कर देते हैं। इस तरह से तीनों भाई पूरे राज्य को सुख और शांति से चलाते हैं और प्रजा भी स्वयं को भाग्यशाली मानती है।